हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम। मैं हूँ सिया और आज हम पढ़ने वाले हैं मनी एंड क्रेडिट चैप्टर, क्लास 10th इकोनॉमिक्स, चैप्टर 3rd। ऑलरेडी हम इसका फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम थर्ड चैप्टर पे पहुँचे हैं जिसका नाम है मनी एंड क्रेडिट। तो आज हम ये चैप्टर करने वाले हैं और मैं आपको बता देती हूँ कि जो भी मैंने इसमें नोट्स बनाए हैं, जितने भी मैंने पॉइंट्स कवर किए हैं, वो सब सीक्वेंस के हिसाब से एनसीईआरटी की जो टेक्स्ट बुक है वहाँ से मैंने लिए हैं। एक भी टॉपिक यहाँ वहाँ इधर उधर से नहीं लिया है मैंने, ना ही एक भी इम्पोर्टेंट टॉपिक को मिस किया है, ना ही एक भी इम्पोर्टेंट लाइन को मिस किया है। सारा चीज़ इसमें मैंने कवर किया है जो भी आपके लिए ज़रूरी है। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में सबसे पहले हम देखते हैं इस चैप्टर का ओवरव्यू, मतलब कि टॉपिक्स इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक हमें पढ़ना है, मनी एंड क्रेडिट चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स हमको पढ़ना है, वो सबसे पहले हम देख लेते हैं। फर्स्ट टॉपिक है मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सेकंड है मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी। थर्ड है लोन एक्टिविटीज़ ऑफ मनी। फोर्थ है टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन एंड फिफ्थ है टर्म्स ऑफ क्रेडिट। सिक्स्थ है फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया एंड सेवेंथ है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स फॉर द पुअर। तो ये सारे टॉपिक्स हमको कंप्लीट करने हैं, एक एक करके हम सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। चलिए फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी हमारे लिए एक एक्सचेंज का माध्यम है। कोई भी सामान लेने के लिए हम मनी का यूज़ करते हैं, चाहे वो सामान छोटा हो या बड़ा हो, ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 1 रुपये का कोई सामान लेते हैं, उसके बदले में भी हम मनी का यूज़ करते हैं। 1 लाख का सामान लेना होता है, उसके बदले में भी हम मनी का यूज़ करते हैं। चाहे किसी भी प्रकार का कोई सर्विस हो या फिर गुड्स हो, हम किसी भी चीज़ के लिए मनी को एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज हम प्रेफर करते हैं। चलिए पढ़ते हैं इस टॉपिक को। मनी इज़ एन आइटम विच इज़ यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन मॉडर्न इकॉनमी। मनी इज़ वर्क एज एन इंटरमीडियरी। अभी मैंने बोला कि एक इन मॉडर्न इकॉनमी में मनी काम करता है इंटरमीडियरी की तरह, एंड इट इज़ यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह काम करता है गुड्स एंड सर्विसेज के बदले में। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर पेमेंट ऑफ डेप्ट, और ये पेमेंट ऑफ डेप्ट के लिए भी यूज़ किया जाता है, ठीक है, लोन्स वगैरह के लिए। तो ये तो हमारा मीडियम मनी एज अ मीडियम का मतलब हुआ। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ मनी रिप्लेस द बार्टर सिस्टम। इंट्रोडक्शन ऑफ मनी, हमारा मनी तब आया हम लोगों के बीच में, इससे पहले बार्टर सिस्टम था। बार्टर सिस्टम को ख़त्म करने के बाद मनी का जो हमारा सिस्टम है वो आया। बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ मनी इंडियंस यूज्ड ग्रेन एंड कैटल्स एज मनी। मनी आने से पहले इंडियंस यूज़ करते थे ग्रेन्स को, अनाज को और भी बहुत सारी चीज़ें होती थी जो एक चीज़ देने के बदले दूसरे चीज़ों को लेते थे, एक्सचेंज करते थे। इन अ बार्टर सिस्टम सेलिंग एंड परचेजिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वॉज डन विद डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स, that is by fulfilling mutual wants without the use of money। इसका मतलब है कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स, बार्टर सिस्टम होता था जब मनी नहीं था तो बार्टर सिस्टम था, एंड बार्टर सिस्टम में क्या होता है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स होता है। इसका मतलब है कि एक है राम, दूसरा है श्याम। राम के पास एप्पल है और श्याम के पास ग्रेन्स हैं, मतलब कि गेहूँ है। राम के पास एप्पल है, श्याम के पास गेहूँ है। अब राम को गेहूँ चाहिए और श्याम को एप्पल चाहिए, तो दोनों के पास एक दूसरे की चीज़ें हैं और दोनों को एक दूसरे की चीज़ें चाहिए। तो इसी तरीके से यहाँ पे डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स होता है, तो यहाँ पे दोनों अपनी चीज़ों को एक्सचेंज कर लेंगे तो दोनों की जो वांट्स होगी वो पूरी हो जाएंगी, ठीक है। तो इसी को कहते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। एंड म्यूचुअल, ये तब तक पूरा नहीं होता जब तक म्यूचुअल वांट्स एक दूसरे की पूरी हो जाए, ठीक है। इन दिस सिस्टम गुड्स एंड सर्विसेज वॉज एक्सचेंज्ड फॉर अनदर गुड्स एंड सर्विसेज। इट वॉज ऑल्सो नोन एज सीसी इकॉनमी, दैट इज़ कमोडिटी फॉर कमोडिटी इकॉनमी। मतलब कि किसी एक चीज़ के बदले दूसरे एक चीज़ को
लेना या देना, इसको बोलते हैं कमोडिटी फॉर कमोडिटी इकोनॉमी, सीसी इकोनॉमी कहते हैं इसको, बार्टर सिस्टम को। ठीक है, ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक पे हम आगे बढ़ते हैं। मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी। मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी में जो पहला सब टॉपिक है वो है करेंसी। मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी में पहला जो टॉपिक है वो करेंसी आता है। करेंसी को पढ़ते हैं। मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी इंक्लूड्स करेंसी, पेपर नोट्स एंड coins. The modern coins are not made with precious metal like gold, silver. देखो, मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी में क्या इंक्लूड है? पेपर नोट्स एंड कॉइन्स इंक्लूडेड होते हैं। और मॉडर्न की जो कॉइन्स हैं, मॉडर्न कॉइन्स जो हैं वो प्रीशियस मेटल से नहीं बने हुए होते हैं, जैसे कि गोल्ड एंड सिल्वर। ठीक है, जैसे कि पुराने राजा महाराजाओं की अगर आप कॉइन्स देखते हैं तो उनकी जो कॉइन्स होती थी वो प्रीशियस मेटल से बनी हुई होती थी। ठीक है, जैसे कि तांबा, सोना, सिल्वर, इन सब से। ठीक है, तो ये चीज़ें गलत होती थी वैसे। द रियल वैल्यू ऑफ द मॉडर्न कॉइन्स आर लेस देन इट्स फेस वैल्यू। अभी की जो कॉइन्स हैं, जैसे कि 1 रुपये की कॉइन्स है तो उसकी जो रियल वैल्यू होगी ना उससे कम होगी फेस वैल्यू से। लेकिन पहले क्या था कि गोल्ड था, ठीक है, गोल्ड सिल्वर का था, तो वो वैसे भी उसकी वैल्यू, रियल वैल्यू ज़्यादा होती थी। नेक्स्ट है करेंसी नोट्स आर ऑल्सो यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन मॉडर्न इकोनॉमी। करेंसी नोट्स भी यूज़ किए जाते थे मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए, मतलब यूज़ किए जाते हैं मॉडर्न इकोनॉमी में। एंड द करेंसी नोट्स आर मेड विद पेपर। द रियल वैल्यू ऑफ द करेंसी नोट्स आर लेस देन इट्स फेस वैल्यू। सेम पेपर नोट्स में भी इसकी जो रियल वैल्यू होती है वो फेस वैल्यू से कम होती है। नेक्स्ट है द करेंसी इज़ ऑथराइज बाय द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। ये जो भी करेंसी है ये ऑथराइज होते हैं गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री, किसी भी कंट्री के गवर्नमेंट के द्वारा। सो इट इज़ यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड एक्सेप्टेड बाय द अदर्स। इन इंडिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि है RBI, हैज़ अथॉरिटी टू इशू करेंसी नोट्स ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। In India, no individual can legally refuse to accept the rupees issued by the Reserve Bank of India. इंडिया में रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया को करेंसी इशू करने का अथॉरिटी है ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। और इंडिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति लीगली रिफ्यूज़ नहीं कर सकता है मनी को एक्सेप्ट करने से, ठीक है, जो कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इशूड हो। ठीक है, तो मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी में फर्स्ट जो था करेंसी वो हमने कंप्लीट कर लिया। इसका सेकंड है वो पढ़ते हैं, वो है डिपॉजिट्स विद बैंक्स। डिपॉजिट्स विद बैंक। तो डिपॉजिट्स विद बैंक्स आर ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ मनी। ये भी एक मनी का फॉर्म है। अ पर्सन कैन डिपॉजिट इन द बैंक बाय ओपनिंग एन अकाउंट ऑन हिज हर नेम। एक ऐसा पर्सन है जो अपना अकाउंट खुलवाता है और उसमें पैसे कुछ डिपॉजिट करता है। पीपल नीड ओनली सम मनी एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि उनके पास एक पॉइंट ऑफ टाइम में कुछ खर्चे के लिए पैसे रख लेता है और कुछ एक्स्ट्रा जो पैसे होते हैं उसको क्या करता है, पीपल को उसको क्या करते हैं लोग, डिपॉजिट कर देते हैं। सो पीपल कैन डिपॉजिट एक्स्ट्रा मनी एंड अर्न एक्स्ट्रा मनी। ठीक है, और मनी अर्न करने में लग जाते हैं, विच इज़ गिवन ऑन मनी ऑलरेडी डिपॉजिटिंग इन बैंक। ठीक है, अब क्या है, नेक्स्ट है अ फैसिलिटी ऑफ पेमेंट थ्रू चेक इज़ ऑल्सो प्रोवाइडेड बाय द बैंक टू दियर कस्टमर्स। एक और ऐसी फैसिलिटी है जो कि चेक की फैसिलिटी है, वो बैंक द्वारा उनके कस्टमर्स को दिया जाता है। चेक वर्क क्या करता है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि पेमेंट के लिए काम आता है। ठीक है, पेमेंट मेड बाय द पेपर से पेमेंट हो जाता है। पेपर पे चेक पे मतलब कि चेक एक पेपर ही है, उस पर साइन कर देते हैं, जितना अमाउंट लिखना होता है वो अकाउंट नंबर वगैरह, अकाउंट होल्डर नेम वगैरह, ये सारी चीज़ें लिखते हैं, सारी चीज़ें उसमें फिल करते हैं और साइन करते हैं, तो वो पेपर मनी हो गया। ठीक है, अ पर्सन कैन डायरेक्टली ट्रांसफ़र मनी टू अनदर पर्सन थ्रू चेक रेदर देन इन कैश। कैश के अलावा भी, कैश के बदले में ये चेक के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में। ठीक है, तो इसको कैशलेस भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी था, पहला था करेंसी एंड दूसरा है डिपॉजिट्स विद बैंक्स। ये दोनों हमने कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है लोन्स एक्टिविटीज़ ऑफ बैंक।
बैंक की जो लोन्स एक्टिविटीज़ हैं उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। बैंक वर्क एज मीडिएटर बिटवीन डिपॉजिटर एंड द बोरोअर। बैंक एक मीडिएटर की तरह काम करता है जो कि पैसे उसमें जमा कराने वाले होते हैं और जो पैसे एज अ लोन लेने वाले होते हैं बैंक से। कुछ लोग बैंक में पैसे जमा कराते हैं और कुछ लोग उसी बैंक से लोन लेते हैं। तो इस तरीके से बैंक मीडिएटर की तरह काम करता है, अ डिपॉजिटर बिटवीन अ डिपॉजिटर एंड अ बोरोअर। People deposit their money in bank and get some rate of interest as extra income। हम लोग क्या करते हैं, जो पीपल हम लोग होते हैं वो अपने मनी को डिपॉजिट करते हैं, मनी डिपॉजिट करते हैं बैंक में। क्यों? एक तो सेविंग्स के लिए और दूसरा एक्स्ट्रा इनकम के लिए, क्योंकि बैंक हमें कुछ परसेंट देते हैं इंटरेस्ट। एंड बैंक्स होल्ड ओनली सम परसेंटेज ऑफ देयर डिपॉजिट्स इन बैंक। और बैंक क्या करती है, जो भी हम पैसे बैंक में जमा करते हैं उसकी कुछ परसेंटेज जो है अपने पास रखते हैं। एंड अ मेजर पोर्शन ऑफ द डिपॉजिटेड मनी इज़ प्रोवाइडेड टू दोज पीपल हु आर नीडी ऑफ मनी फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। और एक मेजर पोर्शन जो होता है, जो हम डिपॉजिट करते हैं हमारा मनी हमारे अकाउंट में, तो अकाउंट बैंक वाले क्या करते हैं उसमें से कुछ अमाउंट अपने पास रख लेते हैं, कुछ परसेंटेज अपने पास रख लेते हैं उस अमाउंट का, और एक मेजर पोर्शन जो है वो उन लोगों को लोन में दे देते हैं जिनको ज़रूरत होती है। ठीक है। इन केस मनी इज़ प्रोवाइडेड एज अ लोन विद अ हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। और जो मनी लोन में देते हैं बैंक वाले, उनसे वो थोड़ा हाई रेट इंटरेस्ट के रूप में लेते हैं। ठीक है। एंड द डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग मनी एंड द इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटेड मनी इज़ द इनकम फॉर द बैंक। और बैंक की जो इनकम होती है, बैंक को जो प्रॉफिट होता है, वो कहाँ से होता है? वो वहाँ से होता है कि कुछ हमने अभी देखा कि हमको यहाँ पे क्या मिल रहा था, जो भी हम पैसे जमा कर रहे थे अपने बैंक में उसमें हमें सम एक्स्ट्रा इनकम हो रहा था इंटरेस्ट रेट से। ठीक है। लेकिन वही हमारे मनी को वो किसी दूसरे को लोन देते थे, मतलब लोन देते हैं बैंक वाले हमारे ही मनी को लेकर, और उससे हाई रेट इंटरेस्ट लेते हैं वो। और डिफरेंस बिटवीन रेट ऑफ ऑन बोरोइंग मनी एंड इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटेड मनी, इन दोनों का डिफरेंस मतलब कि माइनस करेंगे तो बैंक का जो इनकम होगा वो आ जाएगा। ठीक है। तो लोन्स एक्टिविटीज़ ऑफ बैंक ये हमने कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है 2 डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशंस। 2 ऐसे क्रेडिट सिचुएशन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। देखते हैं कौन कौन सी क्रेडिट सिचुएशन है, पहले पढ़ते हैं इसके बारे में। क्रेडिट इज़ एन एग्रीमेंट इन विच इज़ क्रिएटेड व्हेन अ पर्सन गिव्स मनी एंड गुड्स टू द नीडी पर्सन विद द प्रॉमिस ऑफ टू रीपे दैट विद सम रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्रेडिट होता क्या है? क्रेडिट एक एग्रीमेंट होता है जो दो पर्सन के बीच में होता है। एक तो पैसे देने वाला और दूसरा पैसे लेने वाला। ठीक है। और जो पैसे लेता है वो प्रॉमिस करता है उस पर्सन से जिससे वो लोन लिया होता है कि वो इस लोन को रीपे करेगा, वापस कर देगा विद सम रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है। और ये क्रेडिट सिचुएशन 2 टाइप्स की होती हैं। पहला है, इन द फर्स्ट सिचुएशन अ पर्सन बोरोज मनी फॉर प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ विद द प्रॉमिस टू रीपे द लोन एट द एंड ऑफ द ईयर व्हेन प्रोडक्शन वर्क विल बी कंप्लीटेड। एक तो ये सिचुएशन है जब एक पर्सन मनी को उधार लेता है प्रोडक्शन एक्टिविटी के लिए, और वो ये प्रॉमिस करता है कि वो रीपे कर देगा, इस जो लोन लिया है उसको वापस कर देगा। कब? जब ईयर का एंड होगा और जब प्रोडक्शन वर्क कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। At the end of the year, he/she makes a good profit from production activities and he/she is able to pay the amount of loan। इसके बाद क्या होता है कि 1 साल के बाद एंड ऑफ द ईयर वो जो he/she जो भी है उसको क्या होता है, प्रॉफिट होता है, और वो प्रोडक्शन एक्टिविटी में उनको प्रॉफिट होता है और वो एबल होते हैं अपने जो लोन के अमाउंट को वापस करने के लिए। ठीक है। तो यहाँ पे वो जो पर्सन होता है जिसने लोन लिया होता है वो एक बेटर कंडीशन में होता है पहले से, क्योंकि उसने लोन लिया, उसको फ़ायदा हुआ, उसने लोन भी वापस कर दिया। ठीक है। अब दूसरी कंडीशन पढ़ते हैं। इन द सेकंड कंडीशन या फिर इन द सेकंड सिचुएशन अ पर्सन बोरोज मनी फॉर प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ विच विद द प्रॉमिस टू रीपे द लोन एट द
एंड ऑफ द ईयर व्हेन प्रोडक्शन वर्क विल बी कंप्लीटेड। सेम सिचुएशन यहाँ पे भी है, एक पर्सन ने पैसे उधार पे लिए हैं प्रोडक्शन एक्टिविटी के लिए और उसने प्रॉमिस किया है कि 1 साल के बाद जब भी प्रोडक्शन ईयर कंप्लीट हो जाएगा तब वो पैसे वापस कर देगा, ठीक है। लेकिन एंड ऑफ द ईयर ही शी जो भी जिसने भी लोन लिया है वो अनेबल टू रीपे द लोन। क्यों वो लोन देने में असमर्थ क्यों होता है? क्योंकि उसको क्रेडिट मतलब कि प्रोडक्शन एक्टिविटी में उसको लॉस हो जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, फॉर दिस टर्म ही शी कम अंडर द सिचुएशन ऑफ डेब्ट ट्रैप्ड। फिर वो डेब्ट ट्रैप में फंस जाता है एंड दैट पर्सन बिकम वर्स ऑफ द दैन बिफोर। पहले से भी बुरी कंडीशन में चला जाता है वो, ठीक है। पहले वाले सिचुएशन में क्या था, वो अच्छे उसकी सिचुएशन और अच्छी हो गई थी क्योंकि पहले उसके पास पैसे नहीं थे, उसने पैसे लोन में लिए और उसने अपनी प्रोडक्शन एक्टिविटी में पैसे को लगाए, वहाँ से उसको प्रॉफिट हुआ और उसने लोन को भी रीपे कर दिया और अभी वो उसकी कंडीशन बहुत अच्छी है। लेकिन यहाँ पे वो कंडीशन बिगड़ जाती है जब आपने लोन भी ले लिया, प्रोडक्शन एक्टिविटी में लॉस भी हो गया और लोन के पैसे देने के लिए भी पैसा नहीं बचा, क्योंकि लोन के पैसे विद इंटरेस्ट देना होता है, ठीक है। अब ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टर्म्स ऑफ क्रेडिट। टर्म्स ऑफ क्रेडिट का मतलब क्या है, द इंटरेस्ट रेट, कोलेटरल एंड सम डॉक्यूमेंट्स फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ द टर्म्स ऑफ क्रेडिट। टर्म्स ऑफ क्रेडिट का मतलब क्या होता है कि जब भी पैसे लोन पे लेते हैं तो कुछ डॉक्यूमेंट प्रोसीजर होता है जो उसको फुलफ़िल करना पड़ता है, वो रिक्वायरमेंट होती है। एंड इंटरेस्ट रेट इज़ स्पेसिफाइड व्हेन अ लेंडर प्रोवाइड लोन टू द बोरोवर। एक इंटरेस्ट रेट भी होता है लोन पे जो कि उस पैसे को ले रहा होता है, ठीक है, बोरोवर। एंड अ बोरोवर विल हैव टू रीपे द अमाउंट टेकन फ्रॉम द लेंडर विद द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। और जो पैसे ले रहा होता है मतलब कि जो बोरोवर है उसको रीपे करना होता है लेंडर को कुछ इंटरेस्ट के साथ। इन सम केसेस लेंडर्स में डिमांड कोलेटरल अगेंस्ट लोन। कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जब लेंडर मतलब कि जो लोन देने वाले होते हैं वो डिमांड करते हैं कि कोलेटरल अगेंस्ट लोन, मतलब कि किसी चीज़ के बदले में, मतलब लोन के बदले में कोई चीज़ गिरवी रखने के लिए डिमांड करते हैं, ठीक है। कभी कभी एक कंडीशन होता है। कोलेटरल इज़ एन एसेट ऑफ द बोरोवर्स विच इज़ गिव्स टू द लेंडर एज सिक्योरिटी फॉर द स्पेसिफाइड पीरियड। वही है गिरवी मतलब सिक्योरिटी। तो कोलेटरल इज़ वो होता क्या है, वो एक एसेट होता है जो बोरोवर के द्वारा लेंडर को दिया जाता है। बोरोवर मतलब कि लोन लेने वाला, लोन लेने वाला के थ्रू लोन देने वाले को दिया जाता है सिक्योरिटी के रूप में, क्योंकि अ लेंडर कैन यूज़ द एसेट विच आर हेल्ड बाय हिम एज सिक्योरिटी अंटिल द अमाउंट ऑफ लोन इज़ रीपेड। और वो उस चीज़ को, उस एसेट को जो भी उसने दिया है, जैसे कि कोई ज्वेलरी, गोल्ड वगैरह या फिर कोई बाइक वगैरह, कोई भी ऐसा सामान जो एसेट के रूप में वो दिया हो, वो उसको यूज़ कर सकता है। जो लेंडर है जिसने लोन दिया है वो उसको यूज़ कर सकता है until the amount of the loan is repaid. And the lender has right to sell the asset or collateral when the borrower fails to repay the amount of loan in a specified period. और अगर जिसने लोन लिया है वो एक टाइम पीरियड एक एग्रीमेंट में लिखा हुआ होता है कि इतने दिनों के बाद आप पैसे को वापस कर देंगे, इतने दिनों के बाद वो पैसे को वापस करने में अगर सक्षम नहीं होता है तो वो जो कोलेटरल एसेट दिया होता है, गिरवी में जो चीज़ें दी हुई होती है, वो उसको वो जो लेंडर होता है वो रख लेता है अपने पास हमेशा के लिए, या तो अपने पास रख सकता है या तो उसको सेल कर सकता है, ठीक है, उसके पास इसके राइट होती है। नेक्स्ट है फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया। फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया 2 टाइप्स की होती हैं इंडिया में, एक तो है फॉर्मल सेक्टर, दूसरा है इनफॉर्मल सेक्टर। फॉर्मल सेक्टर में है, इन द फॉर्मल सेक्टर लोन्स फ्रॉम बैंक्स एंड कोऑपरेटिव्स आर इंक्लूडेड। अभी हमने एक फर्स्ट या सेकंड टॉपिक में हमने पढ़ा था कि लोन्स यहाँ पे देते हैं बैंक्स, ठीक है, हमसे डिपॉजिटर से लेते हैं और वो जो लोन लेने वाले होते हैं उनको देते हैं हाई रेट पे। तो इसी तरीके से जो ये लोन देते हैं ना वो आता है फॉर्मल सेक्टर के अंदर। As we know that major portion of the deposited money is provided to those people who are needy of money for economic activity. जो needy पर होते हैं वो डिपॉजिटर के मेजर पोर्शन ऑफ डिपॉजिटेड मनी, उसमें से जो बैंक वाले होते हैं वो ऐसे लोग को दे देते हैं लोन जिसको ज़रूरत होती है। एंड इन इंडिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज
सुपरवाइज द फंक्शनिंग ऑफ लोन एक्टिविटीज़ इन फॉर्मल सेक्टर। फॉर्मल सेक्टर में जितनी भी लोन एक्टिविटीज़ है उसको सुपरवाइज करती है कौन? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इन इंडिया द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन इनफॉर्मल सेक्टर इज़ ग्रेटर दैन द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ फॉर्मल सेक्टर। फॉर्मल सेक्टर में रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिलता है और वही इनफॉर्मल सेक्टर में देखा जाए तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता है। एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ फॉर्मल सेक्टर इज़ सुपरवाइज बाय द लीगल अथॉरिटी, और ये सुपरवाइज किया जाता है लीगल अथॉरिटी के द्वारा। ठीक है, ये तो हमने पढ़ लिया फॉर्मल सेक्टर। अब हम पढ़ेंगे इनफॉर्मल सेक्टर। इन द इनफॉर्मल सेक्टर लोन्स फ्रॉम मनी लेंडर, ट्रेडर, एम्प्लॉयर, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स आर इंक्लूडेड। यहाँ पे कोई पेपर वर्क नहीं होता, जिसको हम जान पहचान के हमारे लोग होते हैं आसपास के, हम उन्हीं से पैसे लेते हैं, उसको बोलते हैं इनफॉर्मल सेक्टर। ठीक है, इन द इनफॉर्मल सेक्टर द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज सुपरवाइज्ड बाय मनी लेंडर, ट्रेडर्स, एम्प्लॉयर्स हु आर प्रोवाइडेड मनी। इनफॉर्मल सेक्टर में रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो सुपरवाइज किया जाता है मनी लेंडर के द्वारा, ट्रेडर्स के द्वारा, एम्प्लॉयर्स जो कि मनी प्रोवाइड करते हैं आपको, जो कि जो भी आपको पैसे देते हैं या फिर जिससे भी आप लोन लेते हैं वो आपका सुपरवाइज करता है। ठीक है, द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ वेरिंग फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। और यहाँ पे जैसे कि फॉर्मल सेक्टर में क्या है कि वहाँ पे लोन का जो इंटरेस्ट होता है वो फिक्स हो सकता है, लेकिन यहाँ पे कोई फिक्स नहीं है, यहाँ पे पर्सन टू पर्सन अलग अलग हो सकता है। एंड देयर इज़ नो ऑर्गेनाइजेशन फॉर सुपरवाइजिंग लोन इन फॉर्मल सेक्टर। जैसे कि फॉर्मल सेक्टर में एक ऑर्गेनाइजेशन था RBI जो कि सुपरवाइज कर रहा था, लेकिन यहाँ पे कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो इस इनफॉर्मल सेक्टर के लोन्स को सुपरवाइज कर सके। ठीक है, एंड लेंडर्स कैन यूज़ एनी मेथड टू गेट बैक देयर मनी फ्रॉम द बोरोवर्स। और यहाँ पे क्या है, जो कि जिसने भी पैसे दिए हैं वो अपने पैसे वापस लेने के लिए कोई भी तरीका अपना सकते हैं। ठीक है, समटाइम्स द इनकम्स ऑफ द बोरोवर्स बिकम लेस कंपेयर दैन द अमाउंट विच हैज़ टू पे ड्यू टू द हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। कभी कभी होता है कि इतना ज़्यादा हाई रेट देना पड़ता है इनफॉर्मल सेक्टर में कि कभी कभी जिन्होंने पैसे लिए होते हैं उधार पे उनकी इतनी सैलरी भी नहीं होती है जितना उनका इंटरेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये दिक्कतें आती हैं इनफॉर्मल सेक्टर में। ठीक है, थोड़ा सा और इसके बारे में पढ़ लेते हैं। एक ग्राफ दे रखा है। In this chart, we can see source of credit in rural area are mostly dependent on professional and agriculture money lenders in case of informal source of loan। यहाँ पे informal source of loan के बारे में कह रहे हैं। देखिए कि source of credit for rural household in India 2010 में rural household कहाँ से लोन्स लेते हैं वो दिखाया गया है। तो सबसे पहले तो ये दे रखा है 52% जो कि कमर्शियल बैंक्स हैं। उसके बाद ये है 8% गवर्नमेंट एंड अदर फॉर्मल सोर्स एंड प्रोफेशनल एंड एग्रीकल्चर मनी लेंडर्स, ये येलो वाला है। तो इस तरीके से सारा कुछ दे रखा है। ठीक है, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इज़ क्रूशियल। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ कंट्री के लिए अफोर्डेबल जो क्रेडिट है ये क्रूशियल हो गया। एंड देयरफॉर द गवर्नमेंट शुड फैसिलिटेट फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट बेसिकली इन रूरल एरिया। अब रूरल एरिया के लोग क्या करते थे, वो आसपास के लोगों से ही पैसे लेते थे, फिर वो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट में पैसे देते थे जो मनी लेंडर्स होते थे, और फिर वो डेब्ट ट्रैप में फंस जाते थे। गांव के लोग तो किसान वगैरह होते थे, फार्मिंग करते थे, हो सकता है उनको प्रॉफिट ना होता हो और फिर वो डेब्ट ट्रैप में फंसते जाते थे। तो ये होता था, लेकिन यहाँ पे 2010 से तरीके जो है उनमें सुधार हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट एक टॉपिक है उसको हम कर लेते हैं कंप्लीट। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स फॉर द पुअर, ये लास्ट टॉपिक है, इसको भी अच्छे से करते हैं। फैसिलिटीज़ ऑफ बैंक्स आर नॉट अवेलेबल इन ऑल रूरल एरिया। बैंक्स की जो फैसिलिटी है वो सारे रूरल एरिया में अवेलेबल नहीं थी। एंड सो द पुअर आर डेवलपमेंट ऑन इनफॉर्मल सेक्टर फॉर बोरिंग लोन। तो जो पुअर्स लोग होते थे, गांव के जो लोग होते थे, बैंक्स तो होते नहीं थे, तो आसपास के जो इनफॉर्मल सेक्टर्स के जो लोग होते थे उनसे पैसे उधार पे लेते थे। एंड द पुअर हैव टू पे अ हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट टू द मनी लेंडर्स। और वही पुअर लोगों को आसपास के मनी लेंडर से पैसे लेते थे और उनको हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट देना होता था। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू बोरो लोन फ्रॉम द बैंक। और उनके लिए
लोन जो है बैंक से लेना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता था बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ द कोलेट्रल एंड डॉक्यूमेंट्स एंड कोलेट्रल्स के कारण, कोलेट्रल्स मतलब कि किसी चीज़ को गिरवी रखने के लिए कोई चीज़ उनके पास नहीं थी और ना ही उनके पास डॉक्यूमेंट्स थे। इस कारण उनको जो लोन्स मिलने में परेशानियां होती थी। एंड डॉक्यूमेंट्स एंड कोलेट्रल्स आर रिक्वायर्ड फॉर द बैंक लोन, एंड बैंक लोन के लिए कोई चीज़ गिरवी रखना, कोई एसेट, ऐसी चीज़, कोलेट्रल एंड दूसरी जो है डॉक्यूमेंट्स, ये रिक्वायरमेंट होती थी। ठीक है, मतलब होती है। इनफॉर्मल लेंडर्स लाइक मनी लेंडर्स आर ऑफन विलिंग टू गिव अ लोन विदाउट कोलेट्रल्स बिकॉज दे पर्सनली न्यू द बोरोवर्स मतलब कि विलेज में तो वही जो छोटे मोटे किसान होते थे, मतलब किसान होते हैं, उनको ही पैसों की ज़रूरत पड़ती है और वही पैसे लेते हैं मनी लेंडर से। और उनको जो मनी लेंडर पर्सनली जानते होते हैं तो वहाँ पे कोई कोलेट्रल रखने की ज़रूरत नहीं होती है, ना ही किसी डॉक्यूमेंट्स का प्रोसेस करना पड़ता है, उनको वो पैसे दे देते हैं। ठीक है, लेकिन हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं वो। नेक्स्ट है एन ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन टू कलेक्ट द सेविंग्स फॉर द पुअर विच इज़ नोन एज सेल्फ हेल्प ग्रुप। एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक इंस्टीट्यूशन है जो कि कलेक्ट किया सेविंग्स को, सेविंग्स ऑफ द पुअर, जिसको हम सेल्फ हेल्प ग्रुप कहते हैं। द एम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज़ टू लेंड लोन एट लेस रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपेयर टू द rate of interest invest specified by the money lenders. A self-help group 15 to 20 members, saving vary from member to member, Rs 25 to 100 depending on the ability of the person to save. यहाँ पे क्या था, सेल्फ हेल्प ग्रुप में 15 से 20 मेंबर होते थे और जिसकी जितनी शक्ति होती थी 25 से लेकर 100 रुपये तक अपनी अपनी एबिलिटी के अनुसार वो पर्सन सेव करते थे पैसों को। Organization also provides self-help opportunity for the member by the way of sanctioning the group. For example, small loans are provided to the member for releasing mortgage land, for meeting working capital needs, for housing material, for acquiring asset. There is also a group of repayment of loan in case of any non-payment by the one member is followed by the other member of organization. तो ये हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट, और ज़्यादा कुछ था नहीं इस चैप्टर में। कुछ जितने भी टॉपिक्स थे वो सारे हमने कवर कर लिए हैं और आपकी NCERT के टेक्स्ट बुक से ही मैंने सारे टॉपिक्स को कवर किए हैं। आई होप थोड़ी सी आपके लिए मददगार साबित हुई हो। तो प्लीज़ एक कमेंट कर दीजिएगा अगर आपको समझ में आया है तो, थोड़ी सी भी आपकी हेल्प हुई है तो। एंड प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़ नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।